कॉर्नरस्टोन इंडिया फाउंडेशन प्रस्तुत करता है आम लोगों की खास जिंदगी। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आम लोगों की खास जिंदगी की तीसरी कड़ी में कॉर्नरस्टोन इंडिया फाउंडेशन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है। आज अपने मेहमान से मिलने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो एक बहुत बड़े किरदार की कहानी है और उन्हें हम सब जानते हैं। और कहानी का वो हिस्सा जहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ था, बस मैं वही छोटा-सा हिस्सा आपको सुनाऊँगी। तो कहानी शुरू होती है एक कमरे से जहाँ पे बच्चे की बहुत सारी किताबें बिखरी हुई हैं, सामान बिखरा हुआ है और माँ आके उनसे कहती हैं कि ये कि क्या फैला रखा है? इतना क्यों खराब कर रखा है, कमरा गंदा किया हुआ है? और बच्चा अपने माँ के हाव-भाव देखकर समझ जाता है कि वो गुस्से में है और एक तस्वीर उनके हाथों में थमा देता है। और वो जब उस बच्चे के हाथ से बनी हुई तस्वीर देखती हैं, तो वो सोचती हैं कि मेरे ही बेटे ने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई है और मुझे पता ही नहीं था। और थोड़ी देर में उनके पिता आते हैं, फादर आते हैं उनके और वो गुस्सा करने लगते हैं कि ये पढ़ाई-लिखाई नहीं कर रहा है और इस तरह की तस्वीरें बना रहा है, इसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो माँ उससे कहती हैं उस अगले दिन माँ उनके फादर को समझाती हैं कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेगा? वो सोशल मिंगलिंग नहीं कर पा रहा, अपने हम-उम्र बच्चों के साथ खेल-कूद नहीं पा रहा है और चित्रकारी के माध्यम से, अपने पेंटिंग्स के माध्यम से वो अपनी भावनाएँ, अपने वो बातें, फीलिंग्स हमसे शेयर करना चाहता है। और तब उसके पिता उसको बहुत सारे रंग और कैनवास लाके देते हैं और वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। और ये कहानी है सतीश गुजराल साहब की, जो अब हमारे बीच में नहीं है। आप सभी ने उनका नाम सुना होगा और वो बहुत बड़े चित्रकार, बहुत बड़े पेंटर बने, पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए, उनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, कई अवार्ड उन्हें मिले। और बचपन के एक इंसिडेंट में उनकी सुनने की शक्ति चली गई थी, वो सुन नहीं सकते थे और बहुत चुपचाप रहने लगे थे, आइसोलेट हो गए थे, किसी से मिंगलिंग नहीं करते थे। वो बच्चा जो सुन नहीं पाएगा, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? उन्होंने बोलना भी छोड़ दिया था। लेकिन उनके माता-पिता ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया और आगे जाके हम सभी सतीश गुजराल को जानते हैं, उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स पूरी दुनिया में न्यूयॉर्क एग्ज़िबिशन में काफ़ी फ़ेमस हुई थी और सोल्ड आउट की गई थी और बहुत अ, कई अवार्ड उनको बाहर भी कई अवार्ड्स मिले हैं। तो आज ये कहानी मैंने आपसे शेयर की है क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। और चलिए बाकी का सफ़र उनका कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुँचा है, उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ आज हैं ज़ोहा जी। हेलो ज़ोहा। हेलो शालिनी जी। हेलो ज़ोहा। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप अपने बारे में हमें खुद बताइए ज़ोहा। तो मेरा नाम ज़ोहा अली है और मैं औरंगाबाद शहर में रहती हूँ। बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। शादी के बाद यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, आज 8 साल हो गए मेरी शादी को और मेरा एक 5 साल का बच्चा है। इसके पहले मैं जॉब करती थी, अब फुल टाइम उसके केयर में पिछले 5 साल से आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं घर पे ही हूँ। तो आई एम अ हाउसवाइफ नाउ, बट एक पॉइंट पे वर्किंग प्रोफेशनल रह चुकी हूँ। ज़ोहा आपके कितने बच्चे हैं? 1 क्या नाम है? अयान अली। Hi. Hi. Okay, Ayan, I'm going to ask you some questions. Will you answer them? Yes. Okay. Can you take that book which is there next to you? Okay. Yeah, and show me what is drawn on it. A cochlear plant, and this is the coil. This is the coil. This is the magnet. This is the cable. This is the processor. This is the battery. This is the clip. Very nice. Okay, I'm going to ask you a few more questions. Okay. Now think that you are in the school and teacher is saying something, but you are not able to hear it clearly. Then what will you tell the teacher? I will tell the teacher that I couldn't hear properly. Please, can you repeat? Very good. And say if you're playing with your friends in the school
if you're playing with your friends in the school and your friend comes and touches your device, then what will you do? I will tell them, don't touch my device. Please, my device helps me to hear. Okay. And say you're walking on the road and somebody comes and asks you, "Excuse me, what are you wearing on your ear?" What will you tell them? I'm wearing a cochlear implant And why are you wearing a cochlear implant? because it helps me to hear. Very good. And do you know what to do when you go in the rains? What do you do with your device? I take an umbrella and I wear a raincoat and I put the cover of the device. Oh, yes. Asha, what if your device gets wet? Then it will get spoiled. Oh, so you should not make it wet, is it? Yes. Oh, okay. And do you know what we do every night with your device? Keep it in the dry box. And what do we do before keeping it in the dry box? We wash it and We wash it. Do we wash? wipe it. Ah, yes. Sit straight. Yeah, we wipe it, right. Why do we wipe it? Because it is the TV, the mobile, and that. Okay. You remove all the... Dot. Okay. And why do we keep it in the dry box? Because the sweat can and that is why daddy gets spoiled. So we keep it in the dry box, dries all the sweat. Oh, yes. It dries all the sweat. That's correct. And Ayan, if somebody is speaking very loudly and it's troubling you, then what will you tell them? Please talk softly. I can't hear. Please talk softly. It's It's troubling me. right. Very good. Thank you, Ayan. जोहा हमें आयन की कंडीशन के बारे में बताइए, क्या कंडीशन है उसके साथ? सो अयान को हियरिंग लॉस है और दोनों कानों में हियरिंग लॉस है बेसिकली। तो वो उसकी स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि वो हियरिंग लॉस के साथ डील करता है और और फिलहाल ये वो 5 साल का है। ये बाय बर्थ है? जी हाँ, ये बाय बर्थ कंडीशन है। सो जब से वो पैदा हुआ है तब से मतलब तब से उसे सुनाई नहीं देता है। अब ऑफ कोर्स वो इम्प्लांट पहनता है तो सुन सकता है। सो अब की कंडीशन में वो सुन सकता है, बट अगर इम्प्लांट ना हो तो नहीं सुन सकता है। सो दैट्स द कंडीशन। तो आपको किस वक्त पता लगा था कि अयान के साथ ये कंडीशन है? वो कौन से मूवमेंट पे आपको पता लगा था? कितना बड़ा था वो? तो अयान कुछ 8 या 9 महीनों का था और हम जनरल कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था क्योंकि हमारे फैमिली में कभी किसी की कोई हिस्ट्री नहीं रही है, ना ही हमने कभी इतने करीब से किसी को देखा था कि जिसको हियरिंग लॉस हो। सिर्फ वो एक बुढ़ापे में किसी को होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा ही नजर आता था आसपास में कि वो हियरिंग एड लगाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं। तो इसलिए कभी हमने ये नहीं सोचा था कि इतने छोटे बच्चे को कभी हियरिंग लॉस हो सकता है। तो एक बार 8-9 महीने का था तो हम उसकी एक रेगुलर चेकअप के लिए गए थे। उसको थोड़ी-सी सर्दी, जुकाम हो रखी थी, तो उसके पीडियाट्रिशियन के पास गए थे और उनसे बस ऐसे ही पूछ लिया था सवाल कि ये अपने नाम पे नहीं पलटता है, क्योंकि हम उसको पुकारते हैं, वो पलटता है लेकिन कभी भी ऐसा नाम से पुकारो तो नहीं पलटता है, तो किस एज में आके बच्चे पलटते हैं? तो डॉक्टर ने कहा अभी तक तो पलट जाना चाहिए था। तो वहां पे एक क्विक टेस्ट किया उन्होंने। डॉक्टर ने कहा कि आप उसकी पीठ अपने तरफ रखिए और उसके फादर जो है वो पीछे जा करके जितने जोर से आप ताली बजा सकते हो बजाओ। और जब उन्होंने ऐसा किया तो ना वो चौंका, और वो एक छोटा सा रूम था डॉक्टर का केबिन, तो ना वो कुछ उसने उसका कुछ रिएक्शन था उस चीज पे ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है बच्चा एंगेज्ड है तो नहीं होगा, बट आप टेस्ट करा लीजिए। तो फिर जब हमने टेस्ट कराया तो हमें पता चला। तो वो अराउंड 8.5-9 महीने का था जब हमें ये कंडीशन पता चली उसकी। वो इस कंडीशन को जब आपको पता लगा कि हियरिंग लॉस है, तो कई तरह के हियरिंग लॉस होते हैं, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है।
जी। तो इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक टेस्ट आप लोगों ने कराया? डॉक्टर ने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराया जिससे आपको पता लगा? जी, इस टेस्ट को बेरा कहते हैं, BERA, बेरा टेस्ट। तो उससे आपको पता चलता है कि किस लेवल पे आपका बच्चा सुन सकता है। जैसा आपने सही से कहा कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो इस टेस्ट से ये पता चलता है कि किस लेवल पे बच्चा सुन सकता है। जो हमारा साउंड डीबी में मेजर होता है ना, तो वो कितने डीबी पे वो बच्चा सुन सकता है। तो वो जो टेस्ट जब हुआ था, तो ये पता चला था कि अराउंड 120 डीबी तक तो वो नहीं सुन सकता है। जो एक बहुत ज्यादा आप अगर किसी लाउड स्पीकर, जो प्रॉपर बड़े लाउड स्पीकर्स गणपति में या ऐसे बाहर जो लगते हैं रोड्स पे, वो उतने बड़े लाउड स्पीकर्स शायद 100 के ऊपर होते हैं, 100-120 तक। तो वो आवाज भी अगर आप उसके बाजू में खड़े रह के बजाएंगे तो वो बिना किसी हियरिंग डिवाइस के नहीं सुन सकता है। तो उन्होंने जब आपको बताया तो ये प्लांट उन्होंने सजेस्ट किया कि ये टूल आपके बच्चे को हेल्प करेगा। जी जी। तो आपने और भी कहीं पे सजेशंस लिए या आपने ट्रस्ट करके इस पे यू गो थ्रू दैट? नहीं, तो ये ऐसा है कि हम 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, एक होता है ऑडियोलॉजिस्ट और एक होता है आपका डॉक्टर। तो डॉक्टर ने तो हमें, पीडियाट्रिशियन का रोल यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है। उन्होंने एक सही टाइम पे पिकअप कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। जनरली सारे पीडियाट्रिशियंस भी पिकअप कर सकते हैं इस चीज़ को, ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्पेशली उतने छोटे एज में। क्योंकि 8-9 महीने तक बच्चों की डेवलपमेंट ही इतनी होती रहती है कि आप स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। वो बच्चा एंगेज्ड है, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है या नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि हमें 10 बार कभी कोई बुलाता है और हम भी बोर होके नहीं सुनना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे करते हैं इस एज में, इसलिए बहुत जल्दी से उस चीज़ को पिकअप नहीं कर पाते हैं, जब तक आप टेस्ट ना करो। तो जब उन्होंने टेस्ट सजेस्ट किया, उसके बाद में हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास वो रिपोर्ट लेकर गए थे। तो ऑडियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था कि आप इसको इम्प्लांट अगर करवाएँगे, क्योंकि जैसे लेवल्स ऑफ हियरिंग लॉस होते हैं, तो अयान का सबसे हाईएस्ट प्रोफाउंड हियरिंग लॉस जिसे कहते हैं, वो था। जनरली एक होता है माइल्ड, एक होता है थोड़ा मॉडरेट, एक होता है सिवियर और होता है प्रोफाउंड। तो इसका सबसे हाईएस्ट लेवल का था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इम्प्लांट के बिना आप रिजल्ट नहीं पा पाएँगे। मतलब हियरिंग एड से तो डेफिनिटली नहीं आपको ये मिलेगा, इसका रिजल्ट। अच्छा, एक सवाल आपने ज़रूर डॉक्टर से किया होगा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके साथ मेडिकल, मतलब आपकी जब आपने कंसीव किया था और आपकी प्रेगनेंसी के थ्रू क्या कोई ऐसी बात हुई थी या कहीं कोई ऐसा डेफिसिट रह गया आपका? आपको लगता है कि उसकी वजह से ये हुआ? तो हमने बहुत ऑफ कोर्स डॉक्टर से पूछा, बट डॉक्टर कहते हैं ये इडियोपैथिक कंडीशन है, मतलब गॉड नोज व्हाई इट हैपेंस। अगर उनके सारे सेट क्वेश्चंस जो होते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया है, जैसे जो प्रॉपर ईएनटी होते हैं वो, उसके अलावा जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों के, उनसे, तो इन सब जगह पे मैंने ये देखा था, और ऑडियोलॉजिस्ट, इन सब जगह पे देखा था कि उनके सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते थे कि क्या आपने रिलेशन में शादी की थी? तो उसका जवाब हमारा ना है। मोस्ट केसेस में वो एक रीजन होता है कि आप एक रिलेशनशिप, मतलब आपके क्लोज रिलेटिव्स में से कोई है, मम्मी या पापा के साइड से, और उस साइड से अगर शादी हो रही है, तो ये कॉम्प्लिकेशन बच्चे में आ सकती है। तो ये जेनेटिक कंडीशन है एक? जी, जी, ये ओके, एक जेनेटिक कंडीशन है। ओके। इसका रीजन ये होता है कि कुछ जीन्स म्यूट भी हो जाते हैं। तो म्यूटेशन, ओके, म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है या, जीन्स का। तो या। अब ऐसा है कि या तो ये हो कि वो आपने रिलेशन में शादी की है, या फिर ये हो कि आप अपने प्रेगनेंसी में आपको बहुत हाई फीवर आया है, या कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हुई हैं, जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। टचवुड, पूरी प्रेगनेंसी वाज वेरी स्मूथ। तो जो भी उनके सेट पैरामीटर्स थे कि रिलेशनशिप में शादी करना, कोई ये होना, कोई इन्फेक्शंस होना, बच्चे का जन्म लेने के बाद निमोनिया बहुत सिवियर हो जाना, उसको था निमोनिया, बट उतना सिवियर नहीं था जिससे हियरिंग लॉस हो, या बच्चे को मेनिंजाइटिस हो जाना। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिसमें से अयान को कुछ भी नहीं हुआ था। सो इसके लिए कोई आंसर नहीं है उनके पास। वो कहते हैं इट्स जस्ट गॉड नोज, ऊपर वाला बेहतर जानता है कि ये क्यों हुआ। तो फिर आपने डिसाइड किया कि हम इसे, इस प्लांट को लगवाएंगे, कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे। जी, जी। तो वो अयान की उस समय एज कितनी थी? अयान 13 महीनों का था, 1 तो ईयर एंड 1 मंथ।
तो वो बच्चा तो अपने हेड को भी उस समय बहुत हिलाते हैं, बच्चे तो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उसने कैसे उसको पहनना शुरू किया। आपके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल वक़्त रहा होगा कि वो किस तरीके से एक छोटा बच्चा, वो तो समझता नहीं है और वो डिवाइस बहुत कॉस्टली है, जी। तो कैसे आपने मैनेज किया वो कंडीशन को? तो एक्चुअली उसके पहले कैसा होता है कि जब आपको ऑपरेशन कराना है उसके पहले आपको ये सजेशन मिलता है ऑडियोलॉजिस्ट से कि आपको हियरिंग एड्स पहनाने हैं बच्चों को, क्योंकि वो देखना चाहता है कि कितना बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पूरी थेरेपी को या आवाज को, वो रिस्पॉन्ड करते भी हैं या नहीं। तो हियरिंग एड्स तो वो कभी नहीं पहनता था, मतलब वो सिर्फ ऐसे पहनाते थे और वो निकाल के फेंक देता था, कोई ये नहीं होता था। और जब वो 9-10 महीनों का था, लेकिन बाय द टाइम जिस एज पे इम्प्लांट जनरली 1 साल के बाद, अब तो और भी जल्दी करना शुरू कर दिया है, बट उस टाइम पे हमारे लिए कहा गया था कि 1 साल के बाद ही होता है। तो उसके जस्ट फर्स्ट बर्थडे के बाद हमने इम्प्लांट करवाया था 13 मंथ्स पे। अम, पहनाना मुश्किल नहीं था, मतलब, लेकिन वो जो ऑपरेशन का पूरा टाइम था वो बहुत मुश्किल था, बिकॉज एक तो एज अ पेरेंट आप 1 साल के बच्चों को उसका पूरा सर्जरी होते हुए कि पूरी सर्जरी हुई है, वो 3 घंटा वो उस सर्जरी के टेबल पे है और आप बाहर हो ये जानते हुए कि अच्छा आपका बच्चा अंदर सर्जरी में है, यू डोंट नो व्हाट्स बहुत गोइंग टू मुश्किल। हैपन। तो वो एक है, और वो इतना छोटा बच्चा जब वो उस एनेस्थेसिया से बाहर आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि वो जो पेन जब उसको शुरू होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। बट टचवुड अयान ने काफी सपोर्ट किया है, मतलब वो पेन में था, लेकिन जिस तरह से वो एक एक 1.5 दिन की बात थी, उसने पुल थ्रू कर लिया, ही इज अ फाइटर, तो उसने पुल थ्रू कर लिया 1-1.5 दिन के बाद, ही वाज इट वाज क्वाइट फाइन। लेकिन हमारे लिए वो डर रहता था उसको कैसे सुलाए, उस साइड पे ना सुलाए जिस साइड पे उसके स्टिचेस हैं। तो जब तक स्टिचेस कंप्लीटली हील नहीं होते हैं, आपका ऑपरेशन के कम से कम 15 से 20 दिन बाद आपका डिवाइस ऑन करते हैं। जब फर्स्ट टाइम ऑन किया था तो वो कंप्लीटली रो रहा था, क्योंकि उसके पास आवाज फर्स्ट टाइम जा रही थी। तो हर बच्चे का अलग रिएक्शन होता है, उसने रोना शुरू कर दिया था कि ये अचानक मैं क्या सुन रहा हूँ और इतने जोर से क्या आवाजें आ रही हैं मेरे पास। बट और फिर वो धीरे ठीक धीरे कैसे हुआ? कितनी देर, मतलब कितने दिन में वो सेट हुआ? वो आई थिंक शुरू शुरू में कुछ महीने लग गए उसको, वो पहनना पसंद करता था, लेकिन अगर उसे ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं डांट रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ या उसे गुस्सा आ रहा है, तो वो सीधा उठा के फेंक देता था, मतलब ये लो अपना डिवाइस अपने पास रख लो। मतलब बोलना नहीं आता है, लेकिन उसकी भावनाएं वही होती थी, जस्ट ले लो तुम, क्योंकि उसको आदत नहीं थी सुनने की। वो सुनता था, 1 हफ्ते बाद वो काफ़ी एडजस्ट हो गया कि नहीं, इससे मुझे कुछ-कुछ नया-नया समझ में आ रहा है, माँ की आवाज़ आ रही है, फादर की आवाज़ आ रही है, एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। बट अगर उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो निकाल के फेंक देता था। और जब अच्छा उस जी, और और ज डॉक्टर्स ने आपको क्या कंडीशंस बताए कि ये लगाने के बाद आपको बच्चे को, जैसे डॉक्टर्स भी कुछ गाइडलाइंस बताते हैं कि ये अगर आपने इम्प्लांट करवाया है, तो आपको ये चीज़ें करनी हैं, स्पेसिफिक चीज़ें। तो क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें बताई थी उन्होंने? वो क्या जी, थी? जैसे कि अयान बहुत छोटा है, तो जी। क्या चीज़ें आपने फ़ॉलो की? बेसिकली उसका कंप्लीट केयर इस तरह से कि वो ज़्यादा गिरे पड़े नहीं। एक तो उसके वैसे ही डिलेड डेवलपमेंट थे, वो काफ़ी देर से उसने चलना सीखा था, और नेक होल्डिंग सारी चीज़ें काफ़ी लेट हुई थी उसकी। तो इसके लिए ये इंश्योर करना कि वो गिरे नहीं ज़्यादा, और गिरे भी अगर तो उस तरफ नहीं जिस तरफ आपका इम्प्लांट है, स्पेशली सर पे। क्योंकि अगर वो इम्प्लांट अंदर से हिल जाए, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी है तो वो इम्प्लांट हिल सकता है। एंड देन अगर वो हिल गया इम्प्लांट अंदर से, तो आपको के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक सर्जरी करके आपको वो निकालना पड़ेगा और दूसरी सर्जरी करके फिर से उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। सो और इट्स दैट डिफिकल्ट। उतना ही पेन उस बच्चे को फिर से वो जी, ही हैज़ टू डबल, गो। एक्चुअली डबल, क्योंकि एक बार तो आपको निकालना होगा और फिर उसको वो होने के बाद यू हैव टू इंसर्ट अगेन। तो एज़ अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई थी, डबल ट्रिपल हो गई थी उस वक़्त। जी, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे-पीछे, अगर ही इज़ अवेक, अगर वो जाग रहा है तो उसके बिल्कुल पीछे-पीछे आपको कंप्लीटली रहना है। और उसके अलावा सिखाने के लिए भी, क्योंकि सिर्फ डिवाइस पहनने से हियरिंग नहीं आ जाती है, आपको बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ते हैं उस बच्चे को ये समझाने के लिए कि उसे सुनना है,
क्योंकि उसको आदत नहीं है सुनने की। तो उसको सुनना है और उसको समझना है कि उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो इसलिए इट बिकम्स अ 24/7 थिंग कि आपको बच्चे के साथ कंप्लीटली रहकर, अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए हैं उस बच्चे के साथ, अच्छे रिजल्ट्स, तो डेफिनेटली आपको कंप्लीटली पूरा टाइम उसके पीछे डिवोट करना है। आप जहां हो वो वहां है, ऐसा। तो केयर में तो बस इतना ही था कि ज्यादातर उसको उस ये करे, और डिवाइस का केयर बहुत सारा होता है कि डिवाइस में पानी नहीं जाना है। अगर आप नहाने लेके जा रहे हो तो वो डिवाइस निकालना है। रात में उस डिवाइस को एक उसका अलग बॉक्स आता है, ड्राई बॉक्स बोलते हैं, उसमें रखना है, ताकि वो दिन भर में जो पसीना अगर उस डिवाइस के अंदर गया है तो वो सारा अब्सॉर्ब हो जाए। तो डिवाइस की केयर एंड मेंटेनेंस, उस डिवाइस को हर रात आपको पोंछना है अच्छे से, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाए तो वो जल्दी खराब होना शुरू हो सकती है। एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली डिवाइस। आप जब भी खरीदने जाओगे इट रन्स इनटू लैक्स। तो इट्स डिफिकल्ट कि आप आज खरीदो और कुछ दिनों में खराब हो जाए तो आप दूसरी खरीद सकते हो, नहीं, इट्स अ वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारा पेशेंस भी आपको डेवलप करना पड़ा। जी ऐसे तो माँ लोगों में बहुत पेशेंस होता है, लेकिन आपको उसका 3 टाइम्स पेशेंस डेवलप करना था, क्योंकि आपको उसके जी पीछे-पीछे हर वक़्त रहना था और जी उसके प्लांट का भी, कॉकलियर इम्प्लांट का भी ध्यान रखना था, डिवाइस का भी और उसका भी ध्यान रखना था। जी जी, वो तो तो है। मुश्किल वक़्त था, लेकिन बीत गया। हाँ, अब जब मैं देखती हूँ, मैं पूरी जर्नी को जब देखती हूँ तो शुरू से लेके एंड तक पूरी जर्नी याद है मुझे। लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे कि जब वो मुझे पता चला, जब मैं उस क्लिनिक में बैठी थी तो मेरे इमोशंस क्या थे और आज वो इमोशंस क्या है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरी चीज में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत रही हैं। जब आप शुरू करते हो जर्नी तो आपको बहुत ऐसा लगता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरा बच्चा ही क्यों। और जब उस क्लिनिक में बैठ के आप फाइंड आउट करते हो तो मेरे लिए तो ऐसा था कि जस्ट मैंने रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से आगे इस बच्चे का क्या होगा। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने आज तक किसी भी बच्चे को हियरिंग लॉस होते हुए नहीं देखा है, सिर्फ बुजुर्गों को देखा है। तो पूरी जिंदगी है उस बच्चे के आगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप उस चीज को सोचते हो, लेकिन आज जब मैं उसको देखती हूँ तो ऐसा लगता है, हो सकता है शायद अगर ये ना होता तो इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं होता। नॉर्मल बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन ठीक है। शायद इसके वजह से एक कनेक्ट करने का मौका भी मुझे ज्यादा मिला है मेरे बच्चे के साथ। और उसने आपको एज़ एन इंडिविजुअल भी चेंज कर दिया। अगर आप पुरानी वाली ज़ोहा को लें और आज की ज़ोहा को लें, तो शायद आप बहुत चेंज हो चुकी हैं। आपको नहीं लगता हमारे बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बदल देते हैं? डेफिनेटली बहुत कुछ उसकी वजह से, चेंजेस भी बहुत है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। जो कहीं करने का कभी सोचा हो कि जैसे जब बच्चा नहीं भी था तो कभी आप सोचते हो कि किसी के लिए अच्छा करना चाहिए या किसी के काम आना चाहिए, तो आज स्पेसिफिक ये अगर है तो आज हमारी भी एक कम्युनिटी है। जो स्पेशली बच्चे जिनको हियरिंग लॉस है उनका एक सपोर्ट ग्रुप है। तो आप दूसरे पेरेंट्स को हेल्प कर पाते हो, उनको गाइडेंस दे पाते हो, क्योंकि सिंस अब आप पिछले 4 साल से यू आर यूज टू डूइंग थिंग्स, पता है आपको कि किस तरह से आप नेविगेट कर सकते हो उस चीज पे। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो काफी चेंजेस उस तरह से है। मे बी अगर ये ना होता तो मेरी रेगुलर जॉब चल रही होती, कुछ प्रायोरिटीज अलग होते, बट उसके वजह से पूरी एक दुनिया अलग हो गई है कंप्लीटली। शायद ज्यादा सेटिस्फैक्शन भी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस बच्चे को आपने कंप्लीटली उस लेवल पे पहुंचाया है जहां पे वो किसी भी जो रेगुलर सुनने वाला बच्चा है उसकी तरह बात कर सकता है। तो ये चीज जब आप देखते हो तो एक प्राउड फीलिंग भी होती है कि नहीं, मतलब मेरे लिए शायद ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा लाइफ का। तो यस, ये उस चीज में चेंज कर सकता है। शायद पहले की प्रोफेशनल अचीवमेंट्स ही सबसे बड़े होते हैं, लेकिन ये होने के बाद ये एक चेंज है कि नहीं, पर्सनल देखिए, कुछ अचीवमेंट भी कुछ बहुत कुछ हो अचीवमेंट ऐसे, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ अचीवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम अंदर से हम ग्रो करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। मे बी उसमें हमें पैसे नहीं मिलते, वो प्रोफेशन वाइज़ नहीं ग्रोथ होती है हमारी, लेकिन उसमें हमारी एक इंसान की तरह ग्रोथ होती है, कि जी वो हमें वो अच्छा या बुरा भी बनाती है लोगों को। मैं ये नहीं कह रही, परेशानियाँ लोगों को गलत रास्ते पे भी ले जाती है, लेकिन वहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें फाइट करनी है, हमें आगे बढ़ना है
और वो जी, हमें और बेहतर बनाती हैं। मुझे लगता है कि मुश्किलें और बेहतर बनाती हैं और वही शायद आपके साथ हुआ। तभी एब्सोल्युटली, आपके अंदर एब्सोल्युटली। एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आया कि जैसे आप बता रही हैं कि अयान ने आपको काफ़ी हद तक बदल दिया, उसके साथ जी, काम करते-करते। जी। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये भी है मेरा, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑन सीआई? कॉकलियर इम्प्लांट के साथ क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो अभी भी है और हमेशा रहने वाले हैं? रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस, सबसे बड़ी बात, एक जनरल क्वेश्चन ज्यादातर जब लोग मुझसे मतलब उसका इम्प्लांट देख के पूछते हैं, ये एक कंसेप्ट होता है कि नहीं, अच्छा मतलब कुछ टाइम तक ये डिवाइस लगाना है, उसके बाद नहीं लगाओ तो चलेगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये डिवाइस हमेशा रहेगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके साथ के रिस्ट्रिक्शंस तो काफ़ी हद तक खुल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वही रिस्ट्रिक्शन है कि आप पानी में उसे नहीं भिगा सकते हो, स्विमिंग करना है। लेकिन उसके लिए भी कॉकलियर ने बहुत कुछ, अब पहले के कंपैरिजन में अब उसके और टूल्स और डिवाइसेस आए हैं। जैसे एक कवर आता है, आप अगर वो लगा लो तो आप स्विमिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो अगर गिर गया तो आपको सुनाई देना बंद करेगा। तो वो कंटिन्यूअस उसका ध्यान रखना, उसकी अपकीप करना कंप्लीटली। अ, बच्चे ने वो डिवाइस को सँभालना, क्योंकि आप जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, लेकिन उतना ही उसको डिवाइस का केयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो बार-बार खराब होते रहेगी। और वो एक चीज़ और हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ती है, जब वो स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते जी, और बच्चे तो आपस में धक्का-मुक्की भी करते हैं, खेलते भी हैं। तो उस समय बच्चे को खुद ही अपने डिवाइस का ध्यान रखना होता है, तो जी, कहीं एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हमें बच्चे को सिखाना है कि जी। कैसे वो अपनी डिवाइस का ध्यान रखे। जी, डिवाइस का ध्यान रखना, अभी तो वो छोटा है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा कि अपने आप में उसकी बैटरीज़ होती हैं, वो बैटरीज़ कैसे चेंज करनी है। क्योंकि हर जगह पे मैं नहीं रहूँगी, पूरे दिन अगर उसका समझो कोई क्लास है, जब वो ही इज़ क्रॉसिंग 5th ग्रेड के ऊपर जा रहा है, अगर पूरे-पूरे दिन कुछ रह रहा है, तो वो बैटरी कितनी चलेगी, आपको वो चेंज करनी है। तो बहुत सारे, इट्स बेसिकली उसके अपकीप में ही सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट वाइज़ बोलो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जिम्नास्टिक्स जॉइन किए हुए हैं, जो स्विमिंग चैंपियनशिप्स में जॉइन करते हैं, जो स्पोर्ट्स में जॉइन करते हैं। बट थोड़ा-सा सँभालना पड़ता है कि आप बस उस एरिया को उस तरह प्रोटेक्टेड रखो, और हो सके उतना उस एरिया पे ना गिरो जहाँ पे आपका इम्प्लांट लगा हुआ है और आपने जहाँ ऑपरेशन किया हुआ है। क्योंकि वो एक डर मेरा सबसे ज़्यादा हमेशा रहता है कि जब अयान को अकेले भी स्कूल भेजना है, तो किस तरह से वो उस चीज़ से बचे रहेगा कि वो उसको इम्पैक्ट ना करे। मतलब गिर पड़ के कहीं पे उस चीज़ को इम्पैक्ट ना करे। तो वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी हमेशा। तो आपको जैसे डिवाइस लगा के अयान जाता है, तो आपको स्कूल से इसमें कुछ हेल्प मिलती है? जैसे कि जी। डिवाइस के साथ, उसके साथ कुछ स्पेसिफिक हेल्प आपको स्कूल से मिलती है? एक्चुअली अभी पिछले 2 साल से तो वो पूरे लॉकडाउन में ही स्कूलिंग, तो उसकी मेन स्कूलिंग जहाँ होनी थी, तो वो नहीं हो पाई है। तो एज़ सच वो स्कूल वाला एंगल अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसके पहले जब था, तो उस स्कूल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, बिकॉज़ मैंने उसे यूरो किड्स में डाला था, नर्सरी में, और थोड़ा मेरे घर से दूर था। बट आई वांटेड कि वो एक बेटर स्कूल में जाए, जहाँ पे उसका ध्यान रख सके, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखना मुश्किल होगा। तो उनसे रिक्वेस्ट करके तो उस स्कूल ने ये सपोर्ट किया था कि आई यूज्ड टू बी देयर इन द स्कूल। स्कूल के आंगन में मुझे एक डेडिकेटेड एरिया दे दिया था उन्होंने कि आप यहाँ बैठ सकते हैं जब तक 2 घंटे की स्कूल होती थी, तो आप यहाँ रह सकते हैं, आपका जो भी अच्छा, तो आप वेट करना है करते थे, आपको। तो जी, आप वहीं मैं पे वहाँ पे 2 बैठे घंटे होते थे। वेट करती थी, और अगर बैटरी डाउन होती थी या कुछ होता था, तो वो मुझे बता देते थे, इंडिकेट कर देते थे कि प्लीज़, मतलब वो बच्चे को भेज देते थे कि आप चेंज कर लीजिए। प्लस कुछ असिस्टिव डिवाइसेस भी होते हैं कि जिसमें अगर आप बात करो तो उसको बाहर का बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा कम होके टीचर की आवाज़ और अच्छे से आती है। तो वो डिवाइसेस अगर मैं उनको यूज़ करने के लिए देती थी, तो वो उसका इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह का सपोर्ट रहता था। आज ऑनलाइन क्लास में भी मतलब उनकी टीचर्स को मैंने कहा है ऑलरेडी कि इस तरह की उनकी सिचुएशन है। तो दे हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव कि नो प्रॉब्लम, अगर उसको कहीं पे भी ऐसा लगता है, स्पेशली जब ओरल एग्जाम्स वगैरह लेते हैं वो लोग, तो उनसे मैंने कहा था कि अगर आपको रिपीट करना पड़े कभी, तो वो डेफिनेटली उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो सपोर्ट देते हैं। तो अभी तक आई हैव बीन लकी कि स्कूल्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सबके केसेस अलग अलग होते हैं,
काफी एडवर्स एक्सपीरियंसेस भी मैंने सुने हैं जहाँ पे स्कूल सपोर्ट नहीं भी करते हैं, बट एटलीस्ट इन माय केस मेरे लिए सपोर्ट अभी तक तो काफी अच्छा रहा है। अच्छा, आपके साथ अभी इस डिवाइस को लेके कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ जो आपको लगा कि फ्यूचर में भी अगर हो सकता है, तो मतलब जो अच्छा नहीं रहा, आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ इस डिवाइस को लेके? आपको बहुत ध्यान रखना, आपको लगा कि आपको बहुत केयर करना पड़ेगा क्योंकि एक डेलिकेट डिवाइस है, और कुछ ऐसा है जो आप सजेस्ट करोगे और पेरेंट्स के लिए भी कि जहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें? सो बुरा एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन डिवाइस की वेयर एंड टेयर होती है, तो मेरे वेरी लिए ऐसा है कि उसका 2 बैटरीज के सेट्स आते हैं आपके जो रिचार्ज कर सकते हैं आप, क्योंकि और एक तीसरी होती है जिसमें आप एक्सटर्नल बैटरीज डाल सकते हैं, लेकिन वो 2 दिन चलती है, फिर आपको वो फेंक देनी पड़ती है, फिर दूसरी बैटरीज डालो, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है काफी। और जो अच्छा। रिचार्जेबल हम्म। बैटरीज होती हैं, तो इन सब का अगर केयर ना रखो तो उसके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो जैसे 1 साल 1.5 साल में वो खराब हो गई मेरी बैटरी, तो अब लाइक एवरी 1.5 साल मुझे 10-12 हजार डाल के एक बैटरी खरीदनी है, तो इट बिकम्स लिटिल एक्सपेंसिव कि इस तरह से हो रहा है। फिर उसके कॉइल्स भी जो होते हैं, मतलब एक चीज होती है जो मैग्नेट से आपके सर पे वो चिपका देती है, तो उसके वो जो वायर्स होते हैं या कॉइल जिसको बोलते हैं, वो अगर ट्विस्ट होते रहे, हम अगर हैंडल ना करें प्रॉपर्ली, तो वो ब्रेक हो जाती है, तो वो हर बार चेंज करनी पड़ती है। तो दीज आर द थिंग्स, उसके अलावा कोई ऐसा मेजर सेटबैक नहीं रहा है, ओके। बट वेरी माइंडफुल ऑफ, अब जैसे कभी कभी उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो फिर हमें बार बार जाके ऑडियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है कि उसकी जो डिवाइस की सेटिंग्स हैं वो ठीक चल रही है कि नहीं, तो उस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है कि उसकी क्लैरिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है या नहीं, और ये लाइफ लॉन्ग देखना पड़ेगा कि उसकी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है क्या, क्योंकि बार बार वो घर में हमसे पूछ सकता है क्या हुआ, आपने क्या कहा, लेकिन अगर वो स्कूल में जा रहा है तो हर बार टीचर बार बार बैठ के रिपीट नहीं कर पाएगी, या क्लैरिटी में इशू है, ब की जगह पे उसे ड सुनाई दे रहा है, तो ब की जगह अगर ड सुनाई दे रहा है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा मीनिंग, सब कुछ चेंज हो जा रहा है उस वर्ड का। तो वो चीजें थोड़ी सी कभी कभी डरावनी लगती है कि ये बार बार उस चीज को देखते रहना है, और एज अ पेरेंट विजिलेंट रहना है कि नहीं, ये कि कौन सी चीजें वो ठीक से सुन पा रहा है, कौन सी नहीं सुन पा रहा है, अच्छा वो नोट करो, वो हमें ऑडियोलॉजिस्ट को बताना जरूरी है ताकि वो चेंजेस कर सके। तो ओके। ये चीज सॉफ्टवेयर, या मैं बोलूंगी मेजर उसकी सेटिंग्स की तरफ ज्यादा ये है ओके। उसका एक्सपीरियंस। ओके। Does a child outgrow a cochlear implant? I mean, according as he ages, does he require surgeries, more surgeries? नॉट रियली, अनटिल अनलेस आपका पूरा का पूरा कोई एक बहुत बड़ा, समझो गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसी जगह पे उतना बुरा लग गया कि आपका इम्प्लांट हिल गया है, अनटिल अनलेस दैट हैपेंस, या कुछ इम्प्लांट में ही अंदर फेलियर हो गया है, विच कुड बी वेरी लीस्ट इन द केसेस, मैंने तो बहुत नहीं सुने हैं, वेरी लीस्ट इन द केसेस, अदरवाइज एज सच आउटग्रो नहीं करते हैं। आप अपना डिवाइस अपग्रेड कर सकते हो विद द सेम इम्प्लांट इनसाइड। Okay. जी, All जैसे right. हमारा केस वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है, आप डिवाइस लगाओ एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट अयान के केस में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जहाँ पे ये इम्प्लांट लगता है ये कान के बिल्कुल अंदर के हिस्से में, इनर ईयर में लगता है। हमको ऐसा लगता है कि कान का पर्दा ही सब कुछ होता है, वो इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग, कान का पर्दा, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। तो एक कॉक्लिया नाम की चीज होती है जो एक स्नेल शेप में बनी हुई होती है, तो Okay. उसके ऊपर ये इम्प्लांट जाके बैठ जाता है। अगर वो वहां नहीं बैठेगा तो वो आपके नर्व्स को कनेक्ट नहीं करेगा, ऑडिटरी नर्व को, और आपको सुनाई नहीं देगा। तो हमारे लिए ये था कि उसका जो कॉक्लिया है वो स्नेल के शेप का था ही नहीं, वो एक बिल्कुल गोले की तरह था। तो अगर वो उसके ऊपर जाके नहीं बैठता है तो सर्जरी के बाद भी वो नहीं सुन सकता, अगर वो उसके ऊपर ठीक से नहीं बैठेगा। डॉक्टर का कहना ये था कि मैं इम्प्लांट कर दूं, लेकिन अगर वो स्ट्रेट जाके ऐसे इम्प्लांट खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर बैठता ही नहीं है जो आपका गोला है उसके ऊपर, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप अननेसेसरी अपने बच्चे को एक सर्जरी पे सब्जेक्ट कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता आप रियली इसको सुनाई देगा कि नहीं देगा। वरना मोस्ट केसेस में जब वो एमआरआई और सीटी स्कैन करते हैं
सर्जरी के पहले, तो वो देख के बता देते हैं ठीक है ये काफी सिंपल सी चीज है, ये हो जाएगा, आपका बच्चा सुनने लगेगा, नो इश्यूज। बट उसका केस उतना डिफिकल्ट था। तो वो एक चीज होती है कि वो एक डर है मुझे कि पता नहीं जैसे वो बड़ा हो रहा है थोड़ा सा चेंज आता है, सो होपफुली इसके केस में कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आए। बट अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आपके उस पे, आप नहीं कर सकता, कुछ इतना रॉन्ग नहीं जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपके इम्प्लांट्स खराब हो सकते हैं, इम्प्लांट की लाइफ 3 इयर्स की तो वारंटी होती है, तो तब तक तो ठीक है, आप 3 साल में जितना कुछ खराब हो रहा है आपको करके मिलेगा। लेकिन 10-15 साल तक भी चलते हैं इम्प्लांट्स, बट वेर एंड टेयर काफी होता है, तो एवरी ईयर से यू स्पेंड 30,000 40,000, जो भी आपका उसका इशू होगा उस हिसाब से उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स पे। एंड अगर आपको अपग्रेड करते रहना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन अगेन उसमें भी इट गोज इनटू लैक्स। तो दैट इज द ओनली ड्रॉबैक कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है। अच्छा, ध्यान जैसे रखने आपने की। मुझे इस डिवाइस की कॉस्ट जैसे बहुत ज्यादा है, जी और आप लोगों ने मुझे बताया कि आपने मुझे बताया कि आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है पेरेंट्स ने, इस जी जिसकी जिनके हर बच्चे के साथ ये कंडीशन है। जी तो देखिए, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, क्या आप ऐसे कुछ या ऐसी कोई संस्थाएं हैं या हमारी गवर्नमेंट, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जी तो क्या उनके लिए भाई ये डिवाइस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जी तो क्या कुछ आपको उन लोगों की तरफ से कुछ है ऐसे पर्क्स जो ऐसे पेरेंट्स को हेल्प कर पाए जो जी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? जी, काफ़ी पेरेंट्स हैं ऐसे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे एनजीओज़ खुद के लेवल पे भी करते हैं। सो चैरिटेबल ट्रस्ट्स वगैरह है, फॉर वन एक है, जहाँ पे मैं मेरे बच्चे को थेरेपीज़ के लिए लेके जाती थी। तो वो जिन सेक्शंस में जो माँ-बाप पे कर सकते हैं, उनको उनका रेगुलर फ़ीस होता है, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनको वो थोड़ा-सा कंसेशन करके देते हैं। या फिर इम्प्लांट के लिए वो डोनर्स ढूंढ के लाते हैं और हेल्प करते हैं कि आपकी इम्प्लांट हो जाए बच्चे की। और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्कीम है जिसे एडिप स्कीम कहते हैं। तो उसमें एक मिनिमम कुछ अमाउंट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मिनिमम कुछ लैक्स तक का अमाउंट है जो गवर्नमेंट बेयर करती है आपके इसके लिए। बट ऑफ कोर्स फॉर दैट यू हैव टू बी लाइक रियली अंडर प्रिविलेज्ड, रेगुलर इसमें आपको नहीं मिलेगा वो। लेकिन है गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्कीम है, और काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अलग अलग पर्क्स होते हैं, लाइक गुजरात गवर्नमेंट कुछ अलग कर रहा है, महाराष्ट्र कुछ अलग करता है। बट एक बेसिक पूरे नेशनल लेवल पे अगर कुछ हो तो वो एक एडिप स्कीम है जो असिस्ट करता है पेरेंट्स को। और इंडिविजुअल एनजीओज हैं, काफी सारे एनजीओज हैं जो करते हैं ये चीज। तो मतलब ऐसे पेरेंट्स को जिनके साथ, जिनके बच्चों के साथ ये कंडीशन है, उन्हें बहुत होपलेस होने की जरूरत नहीं है। जी एक्चुअली लोगों के को अवेयरनेस नहीं है कि हमें अपनी गवर्नमेंट से और एनजीओ से हेल्प मिल सकती है। जी वो लोग एक बार जब इसकी कॉस्ट सुनते हैं तो वो होपलेस हो जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी तो एक ये अवेयरनेस भी जरूरी है। जी और तो लेकिन कहीं न कहीं मुझे आप ये बताइए कि जैसे आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है और आप पेरेंट्स इसको अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं, क्या आप उन लोगों के लिए भी कुछ हेल्प करते हैं, या कोई आप लोगों ने अपने ग्रुप को जैसे बनाया हुआ है तो यू विल डू समथिंग फॉर देम? जो ग्रुप बना है वो ऑनेस्टली मैंने नहीं बनाया है, मैं भी एक पेरेंट मेंबर ही हूँ उसमें। हुँ, दो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अब काफी बड़े हैं, दे हैव क्रॉस 20-25 इयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 20 to 25 इयर्स के एज के हैं वो उनके बच्चे। तो वो दो लेडीज हैं, इस ग्रुप का नाम है वी कनेक्ट, और वन इज वैष्टाई दाबू एंड वन इज फातिमा जगमग। तो एक ऑडियोलॉजिस्ट है और एक ने थेरेपिस्ट का ये किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है। सो दे हैव स्टार्टेड दिस ग्रुप। ये ग्रुप बहुत ही मतलब काफी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियली ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है। तो फाइनेंशियल वे में तो हम नहीं किसी की हेल्प कर पाते हैं, बट हाँ जहां तक हो सके जो भी ग्रुप में है, और अगर हमें पता है कि ये एनजीओज हैं, तो एटलीस्ट अप्रोच करने में हम वो हेल्प कर सकते हैं कि आप इस एनजीओ को अप्रोच कर सकते हैं या आप किसी और को अप्रोच कर सकते हैं। तो वो जो भी जितने भी पेरेंट्स एसोसिएटेड है जिनको पता है, तो हम वो इंफॉर्मेशन फ्रीली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। पर उसके अलावा क्योंकि ये तो एक कॉस्ट पार्ट सिर्फ आपका ऑपरेशन तक का है, लेकिन उसके बाद जो है आपका सफर एक्चुअली शुरू होता है।
क्योंकि अगर बच्चे को थेरेपीज ना रहे, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन ना रहे कि आपको किस तरह से बच्चे को सिखाना है, किस तरह से उसको उस कॉन्फिडेंट बनाना है उस बच्चे को, तो आप ऑपरेशन कर लीजिए, आप बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट से बेस्ट डिवाइस लगा लीजिए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बच्चा फिर भी शायद ना बोल पाए अच्छे से, सुन लेगा सब कुछ लेकिन ना बोल पाए अच्छे से, क्योंकि उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो उस इसमें ये जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है वो काफी हेल्प करता है, इवन इन टर्म्स ऑफ कि आपको राइट्स, जो आपके राइट्स है, राइट टू एजुकेशन है, स्पेशली फॉर हियरिंग लॉस और एनी अदर डिसेबिलिटीज, तो उस पे अवेयर कराना। तो आप जो अवेयरनेस की बात कर रही हैं वो ये सपोर्ट ग्रुप काफी करता है हर एक चीज में। इनफैक्ट उतने हद तक कि स्कूल में भी रीच आउट करने की कोशिश कि अगर आपके पास हियरिंग लॉस के बच्चे हैं तो उनके साथ आपने किस तरह से डील करना चाहिए, या किस तरह से आप अपनी टीचिंग में थोड़ी सी ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करें कि जिनसे वो और अच्छे से सुन सके। लाइक फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, आप उनको मतलब पीछे बैक रख के मत बात कीजिए, उनके सामने रहकर बात कीजिए। तो छोटी छोटी चीजें जो और ज्यादा हेल्प करेंगी, तो अवेयरनेस पे काफी काम होता है। अच्छा ज़ुहा, आप बताइए कि जो इम्प्लांट से पहले जो उसकी सोशल मिंगलिंग थी, मतलब तब तो खैर वो बहुत छोटा था। जी। तो मैं ये पूछूँगी कि इम्प्लांट के बाद, ये हम्म, डिवाइस लगाने के बाद उसके जो माइलस्टोन हैं ऐज वाइज़, जी। क्या आपको लगता है कि वो ठीक हैं, या आपको लगता है कि अभी भी वो अपने ऐज के ग्रुप के बच्चों से थोड़ा पीछे है? या इम्प्लांट से उसको फ़ायदा हुआ है और वो अकॉर्डिंग टू द ऐज उसके माइलस्टोन ठीक हैं? और उसकी जी। सोशल मिंगलिंग और उसका एकेडमिक पोटेंशियल, दोनों के बारे में बताइए। सो सोशल मिंगलिंग में वो वैसे ही बहुत शाय है, वो बहुत ज्यादा शाय बच्चा है। तो लेकिन अगर आपके साथ एक बार उसका कनेक्ट हो गया तो वो आपको बातें कर करके पागल कर देगा। वो इतने ज्यादा हद तक फिर वो मिंगल करता है कि आपको घर से बाहर नहीं जाने देगा। वो बोलेगा नहीं, आप मेरे साथ ही रहो, आपको वापस घर जाने की जरूरत नहीं है। तो तो इसमें एक वो अच्छी बात, ये सवाल मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा कि वो छोटा-सा है अभी और उसको एक्सेप्टेंस है इस कंडीशन, क्योंकि जी। बहुत सारे बच्चे कभी-कभी कि ये मैंने डिवाइस क्यों लगाया है और बच्चों ने नहीं लगाया, उनके काफ़ी सवाल होते हैं, बच्चे जी। सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं। जी। तो मैंने क्यों लगाया है? और जी। कभी-कभी ये कंडीशन वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया, क्या आपने उसको हेल्प किया ये समझाने के लिए जी। कि कोई डिफरेंट नहीं हो तुम, आपने ये लगाया है तो ये आपकी हेल्प के लिए है। जी। सो इस बेसिकली उस हम, जैसा मैंने कहा कि उसके बाद का काम बहुत ज़्यादा होता है। डिवाइस लगवाने के बाद का काम ज़्यादा होता है, तो उसमें जैसे-जैसे वो बढ़ता गया, सो आई विल टेक यू थ्रू अ फुल उसका जो ग्राफ है, जैसा आप माइलस्टोन्स की बात कर रहे थे। तो जब हम थेरेपीज़ भी करते हैं तो उसकी 6 मंथली या साल में 1 बार उसका एक असेसमेंट होता है। ये देखने के लिए कि जो एक उसके एज का बच्चा है, एक एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट क्या होती है, चाहे वो सुनने में हो, बोलने में हो, सोशली हो। तो शुरू-शुरू में जब मैं देखती थी उसके असेसमेंट्स, तो उसके हर एक पैरामीटर पे, कि सुनने के पैरामीटर पे, बोलने के पैरामीटर पे, कुछ बात करने के पैरामीटर पे, समझने के पैरामीटर पे कि उसको क्या-क्या शब्द समझ में आते हैं, क्या नहीं आता है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे अगर पहले 6 महीने से साल भर का मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट साल, 1.5 साल, पौने 2 साल ऐसा गैप रहता था। स्पेशली स्पीच में तो पौने 2 साल तक का गैप रहता था। लेकिन जैसे-जैसे आप उसके साथ वर्क करते रहते हो, थेरेपीज़ करते हो, आप उसके कंप्लीट अटेंशन देके उसको उसके एफर्ट्स करते हो, तो आज के डेट में आई कैन टेल यू ही इज़ एट पार विथ एनी अदर चाइल्ड जो उसके एज का है। चाहे वो वेरी बात करने में हो, उसकी क्लैरिटी हो, उसकी बात करने की कॉन्फिडेंस हो, ही इज़ ऑल फाइन। सोशली वो थोड़ा-सा शाय है क्योंकि वो एक अकेला बच्चा है, बट उसको ये एक्सेप्टेंस है। ऐसा नहीं है आज वो सवाल नहीं करता है। वो बहुत बार मुझसे ऐसे ही रात में सोने के टाइम पे सवाल करता है कि मम्मा आप तो डिवाइस नहीं पहनते हो, पापा डिवाइस नहीं पहनते हैं, घर में कोई नहीं पहनता है, तो मेरा डिवाइस क्यों है? या क्यों से ज़्यादा वो ये पूछता है कि ये मैं बड़ा होऊँगा तो मेरा भी निकल जाएगा ना, तुम जब छोटे थे तब तुम भी पहनते थे। तो फिर मैंने उसे समझाने की कोशिश की
और ये शुरू किया। और ये एक दिन का नहीं, ये एक जर्नी होती है कि आप हर कुछ दिनों में जब ये सवाल आते हैं तो आप उसको समझाते हो कि मैं चश्मा पहनती हूँ कभी कभी। मैंने कहा देखो मैं चश्मा पहनती हूँ, क्या आप पहनते हो? नहीं, मैं नहीं पहनता। तो आपको सुनाई देता है आपके डिवाइस के थ्रू, तो मुझे भी दूर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैं चश्मा पहनती हूँ। तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप बहुत सारे लोगों को देखते हो ना जो चश्मा पहनते हैं। और उसके अलावा ये चीज उसे सिखाई है मैंने कि आप सुनने से सब कुछ नहीं है, आपका ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, आप कितना सोचते हो या आप कितना अच्छे से समझते हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस एक लाइन है, बेसिकली हमें थेरेपीज में भी ये कहा जाता है कि यू डोंट हियर विथ योर ईयर्स, यू हियर विथ योर ब्रेन। क्योंकि कान तो सिर्फ एक माध्यम है जिससे आप सुनते हो, लेकिन जब तक वो आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा तब तक उस सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं है, बिल्कुल। आप एक नई लैंग्वेज जब सुनते हो, आप अगर कोई फ्रेंच में बात कर रहा है आप सुन तो सकते हो, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए वो पता है, तो उसे ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं, मैं ब्रेन से मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, मैं डिवाइस से सुनता हूँ, बाकी के लोग कान से सुनते हैं, बट मेरा दिमाग अपनी जगह पे बहुत सही है। ये एक्सेप्टेंस उसके लिए है आज की डेट में। ज़ुआ, अभी तो हमने आप एक माँ से बात की और ढेर सारी बातें की और उन्होंने अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस भी बताए और आपका सफर बहुत बेहतरीन जा रहा है, ये भी आपकी बातों से पता लग रहा है। और आपके बेटे के वीडियो देखे हैं मैंने, तो उससे भी मुझे पता लग रहा है कि आपकी मेहनत कितनी सही दिशा में जा रही है। यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। पर अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ज़ोहा है, वो क्या बनना चाहती थी? वो क्या चाहती थी अपनी लाइफ के साथ? मैं मदर से बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोहा से बात कि वो क्या चाहती थी? और क्या इस एपिसोड ने, लाइफ की इस फेज़ में कहीं न कहीं उनके जो वो चाहती थी करना, कहीं क्या आपको रोक दिया, रुकना पड़ा? बिल्कुल ऑनेस्ट होके बताइएगा, जो आपकी दिल की बात है। एब्सोल्युटली। अम, मैंने बहुत ज़्यादा एक्चुअली सोच के कभी रखा नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट हाँ, मुझे इतना पता था कि मैं जिस फील्ड में काम करती थी, तो मैं कॉर्पोरेट में थी और मैं एचआर और ट्रेनिंग में काम करती थी। तो वहाँ पे एक अच्छा मकाम हासिल करना, एक कॉर्पोरेट लाइफ में एक अच्छा मकाम हासिल करना, अपने लिए एक सेपरेट नाम अ, होना, अपना एक वजूद उस सेक्टर में बनाना, ये डेफिनेटली रहता था। तो ये चीज़ तो चली गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अपॉर्च्युनिटी और ज़्यादा मेरे लिए चीज़ें लेकर के आई है। क्योंकि जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम पे भी रहता था कि एक गोल आप कहेंगे कि एक मकाम के पे पहुँचने के बाद यू विल हैव इनफ रिसोर्सेज़ जहाँ आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो वो जो है वो मेरे लिए एक्चुअली जो शायद कॉर्पोरेट लाइफ में जो बहुत बाद आता था वो बहुत पहले आ गया। इसी के थ्रू काफ़ी और चीज़ें भी मैं कर पाई हूँ। जैसे जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है उसके थ्रू एक मेंटल हेल्थ पे एक कोर्स चल रहा है जहाँ पे मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ। तो वो कर पाई हूँ। तो मैं अपने लाइफ में उसके साथ-साथ बहुत सारे और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाई हूँ। तो आई तो डोंट नो। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रुकी है, ग्रोथ जी, हो रही है जी, और एब्सोल्युटली बेशक वहाँ नहीं हो रही है जिसके सपने हमने देखे थे, ट्रू, लेकिन और जग दूसरी जगह हो रही है ट्रू, और बहुत ट्रू, अच्छी ग्रोथ हो रही है। आपकी हँसी मुझे एब्सोल्युटली। बता रही है कि आप आपको कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं, वो 2-3 साल ऐसे थे जहाँ पे आप कुछ और नहीं कर सकते हो, आप कंप्लीटली उसके साथ हो। लेकिन जब वो एट पार आ गया चीज़ों के अपने एज के बच्चों के, तो डेफिनिटली उसके बाद मेरे लिए अब जो अपॉर्च्युनिटीज़ खुल गई है, तो वो 2-3 साल का स्ट्रगल होता है आपके लिए। ऐसा नहीं है बाद में स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि जैसे वो बढ़ता जाएगा उसे और चीज़ें समझाने की स्ट्रगल डेफिनिटली रहती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ माय ओन ग्रोथ ऐसा नहीं है कि नहीं ये है। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, मैं इतना ज़रूर कहूँगी। मे बी उस फील्ड में नहीं, बट कोई और फील्ड में, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा सैटिस्फाइंग मैं कहूँगी, जो देखिए रहा है। ज़ोहा की इतनी अच्छी बात मुझे लगी कि और आप लोग भी जो भी इसको देखेगा, जो भी हमारा ये एपिसोड देखेंगे, कि एक अपने बच्चे के साथ जब हमारे स्पेशल नीड का बच्चा होता है या कोई कंडीशन आती है, तो हम पेरेंट्स सोचते हैं कि आगे क्या होगा?
अब फ्यूचर में क्या होगा, और हम डरते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन देखिए ज़ोहा ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि कहीं न कहीं जो हुआ वो ठीक है। इसमें भी कहीं न कहीं आगे प्रॉस्पेक्ट्स हैं और अच्छा ही होगा। अगर सामने कोई चैलेंज आया है, तो वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। और वही चीज़ उन्होंने अपने बच्चे को भी पास ऑन की, वो पॉज़िटिविटी अपने बच्चे को पास ऑन की, जो कि बहुत ज़रूरी है। हर उस माँ के लिए जिसके साथ एक स्पेशल नीड चाइल्ड बच्चे हैं, या कोई भी कंडीशन ऐसी है, चाहे वो ऑटिज़्म हो, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, हियरिंग लॉस हो, कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो वही वाइब्स हम अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं बिना बोले। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो एक चीज और, कि आपको आपके हस्बैंड से कितना सपोर्ट मिलता है शुरू से अब तक आपके बच्चे के केस में, जब ये प्रॉब्लम आई थी और आप लोगों को पता लगा, तो कितना सपोर्टिव वो रहे और कितना सपोर्ट मिला आपको? नो, डेफिनेटली उनका सपोर्ट काफी रहा है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाती हूँ चीजों का। ठीक है, डॉक्टर ने ये कहा है, हम ये करेंगे, लेकिन तह तक जाना कि ये क्या है, ये कैसा है, इसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मतलब जस्ट एक एग्जांपल की, हमने यहाँ पे तो डॉक्टर को कंसल्ट किया था, लेकिन हम चेन्नई में भी, क्योंकि इसका केस इतना डिफिकल्ट था, तो एक इसके आगे का इम्प्लांट भी होता है, जो एक होता है कान का इम्प्लांट, एक होता है ब्रेन बेस्ड इम्प्लांट, स्टेम अच्छा, सेल। वो हियरिंग लॉस के लिए ही होता है? जी वो जी, भी? लेकिन ओके। ये उनके लिए होता है जिनका जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है, जिनका कॉकलियर इम्प्लांट नहीं हो सकता है। तो लेकिन फिर उनके रिजल्ट्स भी उतने ग्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट इज नियर टू हियरिंग, जो आपका नॉर्मल हियरिंग होता है उसका नियर, क्लोज बाय, नॉट एग्जैक्टली बट क्लोज बाय। जो ब्रेन बेस्ड होता है, जो मतलब स्टेम यहाँ पे पीछे उसका इम्प्लांट होता है, तो वो जो होता है उससे काफी डिले होता है, मतलब स्पीच में, सुनने में, बहुत सारी चीजों में डिलेज बहुत होते हैं। तो वो वहां तक के हम चेन्नई जाके, उनका जो एक्सपर्ट ये है इंस्टीट्यूट, वहां जा करके आना करना, तो ये सारी चीजों का जो क्रेडिट है ये उनका है, कि किस तरह से कहाँ करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, या थेरेपी के लिए भी कौन सा इंस्टीट्यूट हमें चूज करना चाहिए, जो हमें हाँ बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा, जो अयान का केस हैंडल कर सकता है, बिकॉज रेगुलर केसेस ऐसे नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी क्लिनिक में जाओगे जहाँ पे ये रेगुलर केसेस हैंडल नहीं हुए हैं, तो शायद आपको वो एक्सपीरियंस का फायदा आप नहीं उठा पाओगे। उनके लिए ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, और आपके लिए आपके पूरे बच्चे की फुल लाइफ। तो ये सारी चीजों को देखना, एक रेगुलर सपोर्ट मेंटेन करते रहना, उसके पास ध्यान देना कि ही नीड्स दैट लव एंड अफेक्शन। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली उनके तरफ से हमेशा ही रही है। उसके इसमें, उसके इंटरेस्ट में ये देखते रहना कि क्या बेस्ट है, या कब हम अपग्रेड कर सकते हैं, तो कब हम हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल कर सकते हैं, कि जब हम उसका अपग्रेड करके उसको एक बेटर लर्निंग और लिसनिंग एक्सपीरियंस दे सके। तो इस पूरी जर्नी में डेफिनेटली इस तरह का काफी सपोर्ट रहा है। और जब भी ऑफ कोर्स उनके बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, लेकिन जब भी पॉसिबल रहा है, तो उसके साथ बैठना या कोई चीजें करना उसके साथ, कि जो उसको भी लर्निंग ये करते रहे, या फिर एटलीस्ट लीस्ट बिट उतना कि अपने तरफ से कुछ नए शब्द उसको सिखा सके, जो उनके रेगुलर इंटरेक्शन है, जो भी थोड़ा सा शाम का टाइम मिल जाता है, 2 घंटे 3 घंटे मैक्स, तो उसमें अगर कुछ नया उसको सिखा सकते हैं, तो ये सारी चीजें उसके साथ करना, ये वो ज़रूर बहुत करते हैं। बहुत ही, ये देखिए, आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जहाँ बच्चों की बात आ जाती है। तो जी। एक आखिरी सवाल मेरा रहा आपसे। आपसे बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और बहुत सारी बातें मैं काफ़ी पढ़ रही थी, गूगल कर रही थी, लेकिन जी, मुझे भी नहीं पता थी वो, उसमें भी नहीं मुझे मिला, जो जी, मुझे आपसे, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो मुझे जानने में मिला। बहुत जी, सारी चीज़ें, एक एग्ज़ाम्पल जो आपने दिया कि जब बेटे ने पूछा कि ये मेरा, मैं ये क्यों लगाता हूँ और आप लोग नहीं लगाते, तो आपने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं चश्मा लगाती हूँ। तो उसी तरह से ये आपका डिवाइस है, जी, तो इसमें ये आपको कोई डिफरेंट नहीं बनाता, वी ऑल आर सेम। जी, तो ये बहुत अच्छी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत जरूरी हैं।
बस एक आखिरी सवाल जो मैं हर मदर से करती हूँ और वो भी आपसे भी करूंगी कि हम सब माएं डरती हैं, एक फियर हमेशा रहता है जब हमारे बच्चों के, नॉर्मल भी अगर बच्चे रहते हैं तो मदर्स को डर रहता ही है कि फ्यूचर में क्या होगा। जी। तो वो आपका एक डर क्या है अपने बेटे को लेकर? हाँ, ऑनेस्टली बताइएगा। ऑनेस्टली डर लगता है कि जब तक हो तब तक तो ठीक है, जब आप नहीं हो तो किस तरह से आई एम श्योर वो तब तक बड़ा हो जाएगा, संभाल भी लेगा अपने आप को, लेकिन अ, वो जब मेन स्ट्रीमिंग में जा रहा है तो किस तरह से आप कितना भी उसको प्रिपेयर कर लो कि आप उसको क्वेश्चन आंसर्स कर लो, जैसा अब भी मैंने उसको प्रिपेयर किया हुआ है कि कोई अगर तुमसे पूछेगी इयरिंग लॉस मतलब ये तुमने क्या पहना है, ये क्यों है, ये क्या करता है, तो ये सारे जवाब वो दे देता है। बट ये डर है कि वो जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे एक कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं बच्चों में आता जरूर है कि मैंने पहना है, उसने नहीं पहना है। तो मैं उसे कितना भी प्रिपेयर कर लूं, लेकिन वो उस चीज को किस तरह से डील करेगा या इससे उसके मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ेगा, अ, ये एक डर आपको ये एक सताता है। डर मुझे सताता है। और इन फ्यूचर लाइक जब मे बी वो बड़ा हो जाता है या जब एक टाइम आता है जब आपको पार्टनर चूज करना है, तो क्या अ, कोई ऐसा कंपैटिबिलिटी किसके साथ ऐसी होगी जो इन सारी चीजों को लेकर के आपको एक्सेप्ट करे, ना कि ये कि अच्छा ये एक डिसेबिलिटी है तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग कि ठीक है अब जैसे है तो चलो, जो पार्टनर भले हमें पसंद आए ना आए, लेकिन हमको बिकॉज दैट्स द ओनली वन हु इज अवेलेबल और रेडी टू बी विद अस, तो हम उसके साथ रह रहे हैं। नॉट दैट, बट जेन्युइन वे में उसके लिए कौन केयर कर सकता है। सो दैट इज समथिंग, वो ऑफ कोर्स बहुत फ्यूचर की बात है। सो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो फियर्स तो हैं कि वो किस तरह से इस चीज को डील करेगा कि अगर किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया, और बच्चे कहते हैं और वैसे हुआ ये डर ना बड़ा कॉमन है और ये हम सब मदर्स को होता है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने जो सोच लिया है और जो आपने एक रास्ता चुन लिया है, बस आप चलती रहिए इसी कन्विक्शन के साथ, इसी नॉलेज और अपने आप को एम्पावर्ड करके चलते रहिए। और देखिए आप अभी तक तो सही पहुंची हैं और आगे भी सही पहुंचेंगी। जी हमारी बहुत होपफुली। बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं और यान के साथ हैं। इसी थैंक के यू। साथ थैंक यू सो मच फॉर सच इंफॉर्मेशन। थैंक यू, देखिए इट इज माय प्लेजर। कुछ सफर मंजिलों से आगे भी शुरू होते हैं। तो दोहा जी के से बात करके आज मुझे पता लगा कि हम सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं मंजिलों तक पहुंचने की, मगर कुछ सफर ऐसे हैं जो मंजिलों से आगे शुरू होते हैं। और ऐसे ही कुछ सफर से दोहा जी भी रूबरू हो रही हैं और बहुत सारी मदर्स हैं जिनके साथ स्पेशल नीड के बच्चे हैं। तो उन सब माओं के सफर मंजिलों से आगे शुरू होते हैं और हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ वो शेयर करते हैं और इतनी ऑनेस्ट होकर उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है। आम लोगों की खास जिंदगी में के अगली कड़ी में हम ऐसे ही एक पेरेंट्स के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।